हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था क्या होता है? तो अनेक जैविक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक O2 के परिवहन एवं वितरण में O2 अणु और तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य की एक निर्णायक भूमिका होती है। जैसे कि इक्विलिब्रियम आर इम्पोर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। Equilibria involving O2 molecules and the protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of O2 from our lungs to our muscles. When a liquid evaporates in a closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and number of liquid molecules from the vapor phase stick to liquid surface and are written in the liquid phase। यानी कि जब हम किसी एक बंद पात्र के अंदर कोई लिक्विड लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं, इवोपरेट करते हैं, तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु द्रव्य की सतह से क्या करते हैं, वाष्प में, ये द्रव्य की सतह से वाष्प में परिवर्तित होकर के ऊपर जाते हैं और वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित होते हैं, और अनेक जल के अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प प्रावस्था में, द्रव प्रावस्था में समाहित हो जाते हैं। तो कुछ वाष्प क्या होती है, टकरा करके वापस जल में समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार द्रव और वाष्प, इसके बीच में, द्रव और वाष्प के बीच में क्या हो जाता है, साम्यावस्था स्थापित होती है। अब हम एक इक्वेशन लिखें यहाँ पे, H2O लिक्विड, H2O वेपर, यानी कि वाष्प। अब इन दोनों में मैंने दोनों तरफ तीर के निशान बनाए हैं। इसका क्या मतलब है, दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में हम यदि लिखाते हैं तो द डबल हाफ एरोज इंडिकेट दैट द प्रोसेसेस इन बोथ द डायरेक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली एंड द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये जो दो हाफ एरो हैं, ये दोनों दिशा में प्रक्रियाएं साथ साथ होती है तथा अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। तो अब इस आधार पर हम जो रिएक्शंस हैं उसको किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो द रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, the reactions that proceed nearly to completion and only negligible concentration of reactants are left। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है उसमें से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं के बराबर, यानी कि वेरी लेस, बहुत ही कम बचता है, और सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शंस होता है उसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनचेंज एट द लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट। दूसरे में क्या होता है, रिएक्टेंट मोर रहता है और प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, लेस, यानी बहुत ही कम मात्रा में बनता है। तो रिएक्टेंट एज इट इज अपने को वहीं पड़ा हुआ मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका वैसा ही रहता है। थर्ड स्टेप में, द रिएक्शंस इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, सेम। तो ये कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम
स्टेट यानी कि साम्यावस्था कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया है। अब इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। तो इसमें कितने प्रकार के हम बता सकते हैं? तो पहला सॉलिड लिक्विड, दोनों तरफ का एरो बताना है। चलिए दूसरा लिक्विड गैस, और तीसरा सॉलिड गैस। अब हम फर्स्ट देखते हैं सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल क्या है? आइस सॉलिड है और वो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। तो हम देखते हैं कि कोई थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ और जल, तो 273 केल्विन टेम्परेचर और वायुमंडलीय दाब पर साम्यावस्था में होते हैं। तो इस पे से हम क्या कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है, पदार्थ का मानक गलनांक और हिमांक कहलाता है। यानी कि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट द इक्विलिब्रियम is called the normal melting point or normal freezing point of the substance, and the system here is dynamic equilibrium, and we can infer the followings। तो हमको इस पे से क्या जानकारी प्राप्त होती है कि दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं और दोनों प्रक्रियाएं समान दर से होती है और उनके बर्फ और जल का द्रव्यमान स्थिर रहता है। जितना आइस का था उतना ही किसका रहेगा? जल का रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। सेकंड फेज की बात करें हम तो लिक्विड गैस। तो लिक्विड गैस में क्या होता है? H2O लिक्विड एंड H2O वेपर यानी कि वाष्प। अब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? डेली लाइफ में भी देखते हैं कि पानी को हम उबालते हैं तो उसमें से क्या बनता है? वाष्प बन जाती है उसकी। तो वाष्पन की दर और संघनन की दर, ये वाष्पन और संघनन की दर कैसी रहती है? सेम। तो इस चीज को हम देख चुके हैं। तो द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है और यह स्थान के उन्नतांश ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से यह हम इनका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। ठोस और वाष्प। तीसरा सॉलिड गैस। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसका? सॉलिड आयोडीन I2 सॉलिड, और I2 की क्या बनती है इसमें से? वेपर। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? कैम्फर कपूर। कपूर सॉलिड रहता है, उसमें से सीधा वो किस में परिवर्तित होता है? कपूर वाष्प में। और कोई एग्जाम्पल? तो NH4Cl सॉलिड रहता है, अमोनियम क्लोराइड, और सीधा वो किस में परिवर्तित होता है? वाष्प में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें भी साम्यावस्था, सीधा पदार्थ ठोस पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन में सॉलिड और वाष्प दोनों के मध्य क्या होता है? साम्य स्थापित हो जाता है। और ठोस आयोडीन ऊर्ध्वपातित होकर आयोडीन वाष्प देती है,
और साम्यावस्था में उसको हम इस तरह से डबल एरो से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब हम द्रवों में, गैसों, द्रवों में पहले देखते हैं कि ठोस यदि घुलता है तो क्या होता है। द्रवों में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता, तो ठोस या द्रवों में ठोस घुले या तो गैस घुले तो क्या होता है, ये हम देख रहे हैं इसमें। चलिए, सॉलिड इन लिक्विड, वी नो for our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in given amount of water। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक निश्चित मात्रा का द्रव है तो उसमें शुगर या NaCl हम घोलें तो एक निश्चित अमाउंट तक ही उसको घोल सकते हैं, उसके बाद वो नहीं घुलता है। तो इसमें इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्थापित होता है? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट एंड अ सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन एंड शुगर सॉलिड, इन दोनों के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्थापित होता है। तो ये हमारा सॉलिड का हो गया लिक्विड में। अब हम दूसरा देखते हैं, ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, गैस इन लिक्विड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर में जब हम CO2 गैस मिलाते हैं तो उसके कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सोडा वाटर में ज़्यादा रहता है। जैसे ही हम बॉटल ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में कैसे? देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द लिक्विड स्टेट। तो CO2 गैस एंड इक्विलिब्रियम किसके बीच में आता है? CO2 in solution। and this was governed by Henry law। ये हम किससे समझा सकते हैं? हेनरीज लॉ। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हेनरीज लॉ। तो हेनरी के नियम के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? किसी भी ताप पर दी गई मात्रा के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि गैस की मात्रा M प्रोपोर्शनेट टू P। तो जब हम गैस को सॉल्यूशन में क्या करते हैं? विलय करते हैं, तो उसका विलय होने की जो मात्रा है वो उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। which states that Henry's law states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। तो ये क्लियर हो गया है हेनरीज लॉ हमारा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो अब जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? ऑफ इक्विलिब्रिया। तो इक्विलिब्रिया में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम। तो सबसे पहली चीज देखें हम, तो निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। सो द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। पहली बात हो गई। एट
given temperature. So the equilibrium is possible only in a closed system at a given टेम्परेचर। तो दिए गए ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। दूसरा पॉइंट देखें हम, तो साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती है। इसमें गतिक किंतु स्थायी अवस्था भी होती है। बोथ द अपोजिट, दोनों डायरेक्शन में जो होती है अपोजिट में, बोथ द अपोजिट प्रोसेसेस अकर्स एट द सेम रेट। तो रेट कैसा रहता है इसका? सेम रेट। एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। वो डायनेमिक होती है और साथ में स्टेबल कंडीशन में होती है, तो स्थायी अवस्था में होती है। तो ये हम दो चीजें हो गई। थर्ड पॉइंट इसके लिए हम देखें तो निकाय के सभी मापने योग्य गुण धर्म स्थिर होते हैं, यानी कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी कैसी रहती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें हम। जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो उनके मापदंडों में किसी भी एक का मान निश्चित ताप पर स्थिर होना वर्णित साम्यावस्था की पहचान होती है। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its temperature at a given temperature। तो किसी एक का ताप कैसा रहता है? इसमें स्थिर रहता है, टेम्परेचर स्टेबल रहता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखें हम। तो फिफ्थ पॉइंट, किसी भी समय इन राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने के पूर्व भौतिक प्रक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग अ इक्विलिब्रियम। तो जो साम्यावस्था के ऊपर जो सांद्रता, भौतिक प्रक्रम की जो सांद्रता होती है, वो क्या दर्शाती है कि कोई भी साम्यावस्था कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये हमें आसानी से दर्शाती है। तो अब हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं, यानी कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं हम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए किसको कहेंगे हम? पहले तो दिस इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर एट कंसिस्ट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स एंड द रिवर्स रिएक्शन in which product gives the original reactant. This reaction is known as a उत्क्रमणीय और रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि A plus B gives C plus D। तो A and B are reactant and this C and D are product, and this arrow shows the reaction occurs in both the sides. A and B reactant gives the product and product also give the reactants। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई है पहले तो अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए इसके लिए साम्यावस्था में समय और सांद्रता के लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सांद्रता, और यहां ले लेते हैं टाइम, यानी समय। तो हमें पता है कि रिएक्टेंट ए और बी शुरुआत में उनकी क्वांटिटी कैसी रहेगी? मैक्सिमम। वो धीरे धीरे क्वांटिटी ए और बी की कैसी होती जाएगी? कम। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है? ए और बी का। उस समय प्रोडक्ट हमारा बनना शुरू नहीं हुआ था, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मानेंगे हम? 0। तो 0 से शुरू होकर के धीरे 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 वो प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? सी और डी का। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या बता रही है? साम्यावस्था, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था। यहाँ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है? सेम।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई है हमारी कि दोनों जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं तो उनकी साम्यावस्था समान होती है। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ों के लिए ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं रिएक्शन ले लूँ, यहाँ पर H2 प्लस I2 gives 2HI। तो इसके लिए हम यदि यही ग्राफ बनाए तो शुरू में H2 और I2 के लिए ग्राफ क्या होगा, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन कम होकर के यहाँ पे हो जाएगा 0, और इनका कॉन्सेंट्रेशन HI का इस तरह से बढ़ता जाता है। ये किसके लिए था, H2 प्लस I2, और ये किसका है, HI का। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेम बन रहा है। तो ये कौन सी स्टेट हो गई हमारी, इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। अब साम्यावस्था के लिए रासायनिक साम्यावस्था का नियम और साम्यावस्था स्थिरांक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो देखते हैं हम इसके लिए। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। तो साम्यावस्था का रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक। इंग्लिश में बोले इसको हम, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। A mixture of reactants and products in the equilibrium state is called an equilibrium mixture। यानी कि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों जब साम्यावस्था पर होते हैं तो उसे हम साम्यावस्था मिक्सचर कहते हैं, साम्यावस्था मिश्रण कहते हैं, या साम्य मिश्रण कहते हैं। तो ये एक हमारी बात क्लियर हो गई है। अब इसके लिए गुलबर्ग और वागे, इन्होंने जो नियम दिया है उसकी हम बात करते हैं। तो गुलबर्ग और वागे का नियम समझने के लिए उन्होंने जो सांद्रता ने प्रतिपादित सुधार को उन्होंने अच्छी तरह से समझते हुए उन्होंने दर्शाया कि जो सांद्रता स्थिरांक है वो कैसे निकल सकता है, उसकी हम चर्चा करते हैं, और साथ में उसका व्यंजक कैसे प्राप्त होता है ये भी हम देखते हैं। तो जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया ले ले हम, A प्लस गिव्स C प्लस D। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन जो हो रही है तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन RF इज प्रोपोर्शनेट टू, क्या होगा वो, A इंटू B। एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, उसके लिए क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन C में से D बन रहा है तो RB प्रोपोर्शनेट टू C इंटू D। अब दोनों रिएक्शन कैसी होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction तो RF is equal to RB। इनकी वैल्यू रखें हम तो A इंटू B is equal to C इंटू D। तो इसको हम यहाँ ले जाएं तो एक नया, और इसको हम यहाँ ले आए तो RF अपॉन RB इज इक्वल टू C
इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पे इसके लिए हम नया कांस्टेंट रख रहे हैं के सी। तो के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। तो ये जो के सी है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक इसको कहते हैं। तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया है। तो उन्होंने जो कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो यह देखा गया कि व्यंजक में अभिकारकों और उत्पाद के सांद्रणों में घात का मान वही है जो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में लिखे गए रस समीकरण विधि में होता है। तो इसको हम सांद्रता स्थिरांक है, इसीलिए हम इसको साम्यावस्था स्थिरांक को केसी से दर्शाते हैं इसमें। तो सांद्रण अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी किसी भी ताप पर अभिक्रिया और उत्पादों की सांद्रता एवं अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात स्थिर रहता है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये केसी क्या है ये समझ में आ गया। अब हम एक व्यापक समीकरण के लिए बात करें तो ए का कॉन्सेंट्रेशन है और बी का कॉन्सेंट्रेशन है, स्मॉल सी का कॉन्सेंट्रेशन है, डी का कॉन्सेंट्रेशन है। इस समीकरण के लिए यदि साम्यता स्थिरांक निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, के सी इज इक्वल टू सी का पावर सी जो सांद्रता है, डी का पावर डी, ए का पावर ए, बी का पावर बी। तो इस तरह से हम अभिक्रिया उत्पाद अंश में तथा अभिकारक ए और बी हर में होते हैं, यानी कि बटे में अपॉन में होते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और इसका जो केसी का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, ये क्या होती है, इसकी इकाई होती है। तो ये इक्वेशन हमें डिराइव करना होता है और इस तरह से इस इक्वेशन को हम सभी के लिए निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं वो हम अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के देखेंगे इसमें। तो अब हम आगे का एक इक्वेशन और देखते हैं केपी और केसी के रिलेशन के लिए, वो भी देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें सारा कैलकुलेशन पार्ट्स ही आते हैं जो कि हमें अच्छे से समझना पड़ेंगे एक एक चीज़ को इसमें। तो क्लियर हो जाएगा हमारा हेनरीज लॉ क्लियर हो गया है हमारा इसके पहले, और ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये भी क्लियर हो गया है इसमें। So the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactants with each concentration terms rise to the power equal to the number of moles of reactants involved in the balanced chemical reaction। तो गुल्डबर्ग और वागे ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इस तरह से है कि किसी भी अभिक्रिया की दर उनके उत्पाद के सांद्रण और क्रियाकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है और उनकी जो सांद्रता होती है वो उनके घातांक के बराबर होती है। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। अब इस पे से एक क्वेश्चन और आता है आपका, डिराइव द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो हम रिलेशन को देखते हैं। इसके बाद का जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें हमने अभी तक देखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, वो कैसे होता है ये देख लेते हैं।
रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो कोई भी जब गैस स्टेट में होती है तो उसके लिए सांद्रता स्थिरांक क्या होता है, Kc नहीं होता है, वो क्या होता है, Kp होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसके लिए मुझे साम्यता स्थिरांक लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, Kc इज इक्वल टू NH3 स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 क्यूब, ये होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, Kp, क्योंकि सभी केस में है गैस स्टेट में, तो इसके लिए Kp का मान क्या होगा, Kp इज इक्वल टू लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन P के फॉर्म में बताएंगे इसको। तो P NH3 और ऊपर इसका सांद्रण आएगा 2 अपॉन P N2 इंटू P H2 क्यूब। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा जो मेन है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, उसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक जनरल इक्वेशन ले लेती हूँ रिलेशन के लिए, N1A प्लस N2B रिवर्सिबल रिएक्शन M1C प्लस M2D। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ Kc। तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, C पावर M1 इंटू D पावर M2 अपॉन A पावर N1 इंटू B पावर N2। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट शो करता है C, तो ये ब्रैकेट हटाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, C ये C पावर M1 इंटू C D पावर M2 अपॉन C A पावर N1 इंटू C B पावर N2। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता चलिए इस मोलर सांद्रता का हो गया। अब इसी के लिए मुझे Kp लिखना है, तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, P लेना पड़ेगा इसकी जगह मुझे, तो P C M1 इंटू P D M2 अपॉन P A N1 इंटू P B N2, ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं जैसे कि आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, N अपॉन V इंटू RT, और ये क्या बता रहा है, मोल अपॉन आयतन इज इक्वल टू सांद्रता C। तो इसकी जगह मैं C लिखूं तो P इज इक्वल टू CRT। तो अब ये जो P की जगह वैल्यू है इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 और ये 3 की वैल्यू मैं किस में रखूं, 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो अब Kp इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये देखें हम, इसी को आगे रख के चलते हैं हम। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमको वैल्यू पुट अप करना है। P की जगह क्या लिखना है, CRT। तो Kp इज इक्वल टू C कहाँ लिखना है मुझे, P की जगह। तो अब ये क्या हो गया, C और RT इंटू CD RT, लेकिन पावर भी है इसका M1, इसका पावर क्या है M2। इसी तरह से C A RT होल पावर N1 इंटू C B
RT होल पावर n2। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो CC रेस टू m1 फिर इंटू RT रेस टू m1, सेम वे CD रेस टू m2 इंटू RT रेस टू m2 होल ओवर CA n1 इंटू RT रेस टू n1 CB रेस टू n2 RT रेस टू n2। अब CC वाले फैक्टर हम साथ में ले लेते हैं तो CC m1 इंटू CD m2 अपॉन CA m1 n1 इंटू CB n1 और यहाँ पर RT रेस टू m1 प्लस m2 एंड देन RT रेस टू n1 प्लस n2। ये हो गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, और ये फैक्टर हमारा क्या हो गया, ये फैक्टर देखिए आप, ये KC है, ये KC जो हमने पहले निकाला था वो KC दिखाई दे रहा है ये हमको, तो इसकी जगह तो हम लिख लेंगे KC। KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेस टू m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, डेल्टा n। तो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेस टू डेल्टा n। ये KP और KC का रिलेशन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसे हमें डिराइव करना होता है। तो आज हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं।